पेन कहाँ है यार? मैं आशुतोष कुमार, इतिहास विभाग VNM कॉलेज बड़ैया। आज पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के आप सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम रजिया सुल्तान के बाद और बलबन के पहले यानी ममूलक वंश का अंतिम सुल्तान के रूप में हम बलबन को देखते हैं। उसके पहले के कुछ घटनाक्रम के संदर्भ में आपको बतलाना चाहते हैं, ताकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सब हैं उसको आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक या महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया, तो ये कैसे कैसे ये लोग आ रहे हैं। शमसी तुर्क, ममूलक वंश, गुलाम वंश से जो सत्ता धारण कर रहे हैं, खलीफा से किस तरह से वो वैधानिक सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी बातों का जिक्र करते हुए हम रजिया के बाद बहराम शाह 1240-42 तक शासन करता है और रजिया सुल्तान के समय ऐतिकीन ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहा और वह नायब भी बन गया, वजीर भी बन गया और शासन का सारा बागडोर या सत्ता अपने हाथ में ले लिया। फिर बहराम शाह के समय इसी ऐतिकीन का वध होता है और किशलो खां जो वजीर बनता है वह फिर महत्वाकांक्षी हो जाता है और उसी समय 40 तुर्कों के जो चालीसा इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क अमीरों का गठित किया गया था, उसी में एक व्यक्ति बलबन भी है जिसको कि हांसी का अक्ता मिला हुआ है। हम बतलाए थे आपको पिछले भी क्लास में अक्तादार, मुक्तादार इसका और इक्ता का। 2 लाइन फिर स्पष्ट कर दें कि इक्ता या अक्ता यह जो तुर्किस्तान या तुर्क साम्राज्य में जो साम्राज्य था उसको कई भूमि खंडों में बांटा जाता था, उसको कई हाकिमों, गवर्नरों, सामंतों के खंडों में बांटा जाता था और चूंकि साम्राज्य केंद्रीकृत होता है या प्रयास किया जाता है केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए, उस तरह के राजतंत्र में उसमें जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं वहाँ वह उससे जो राजस्व प्राप्त होता है और उस राजस्व का जो ग्रहण करता होता है, लेने वाला होता है, वह अक्तादार कहलाता है। कई अक्ताओं को मिलकर मुक्तादार कहलाता है। तो इक्ता राजस्व से संबंधित भूमि का वह टुकड़ा है चूंकि तुर्की सल्तनत या तुर्क साम्राज्य प्रमुख रूप से सैन्य बल पर निर्भर करता है, सैन्य बल पर निर्भर कर रहा है, तो सेना के निर्वहन के लिए उस प्रांत के सेनापति को राजा द्वारा नियुक्त उस छोटे छोटे भूमि के सेनापति को सेना के रख रखाव, घुड़सवार दल हो, अस्त्र शस्त्र का दल हो या उनका खान पान हो, उनके जो पद सोपान बने हुए हैं छोटे सैन्य से बड़े सैन्य अधिकारियों तक, उनके खर्च के लिए, उनके पेमेंट के लिए, सैलरी के लिए एक भूमि का खंड इक्ता के रूप में दिया जाता है और जो मुख्य सेनापति होते थे उन्हें इक्तादार बनाया जाता था। तो ये बलबन भी उसी में हांसी का इक्ता इसको मिला था, इसी 40-42 के बहराम शाह के समय में, और किशलो खां वजीर बन गया था। किशलो खां वजीर बन गया था। फिर एक और तथ्य
कि शमसी तुर्कों में दो दल थे। एक दल था खां का, दूसरा दल मलिक का। मलिक सबसे अपने को ऊंचे स्थान पर समझते थे। मुसलमानों में भी जो सोशल एस्टेटा है, उसमें सोशल एस्टेटा में जो अपने आप को ऊपर समझते हैं, खान हो, मलिक हो या हक हो, या इस तरह से बाद में आते गए 3-4 वो जिसको कहिए कि कॉमनल कास्ट, उसमें ऊंचे दर्जे के नीचे दर्जे में, जैसे मुसलमानों में जुल्हा होता है या इस तरह का। तो ये मलिक और खां उतना विषयांतर नहीं होना चाहिए। मलिक और खां में भी ये था। और एक नया दल भी भारतीय संदर्भ में बन रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजपूताना क्षेत्र थे, दिल्ली के क्षेत्र थे, कच्छ, मुल्तान, हांसी के क्षेत्र थे, जहाँ की भारतीय हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन रहे थे। उन्हें भारतीय मुसलमान कहा जाता था। तो ये खान का संघर्ष, मलिक का संघर्ष या विभिन्न तुर्क अमीरों का संघर्ष, ये सत्ता के लिए हमेशा विडंबना बनी रहती थी कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित जो वह सत्ता थी, वंशानुगत सत्ता, जिसके लिए चालीसा का निर्माण किया गया था, उसी चालीसा में बलवन भी एक व्यक्ति रहा था, जो आगे चलकर मतलब 1265 के बाद वह फिर सुल्तान बन गया। तो हम देख रहे हैं कि बहराम शाह के समय किशलू खां का षड्यंत्र हुआ। बलवन सबसे साहसी व्यक्तित्व के रूप में, योद्धा के रूप में सामने आया, और तब मसूद शाह गद्दी पर बैठे। और मसूद शाह के समय में 1242 से 46 के बीच में शांति बनी रही इसलिए कि मसूद शाह यह समझता था कि हमको जिसके द्वारा बिठाया गया है सत्ता पर, वह अपने अधिकारों को उसी तरह से रखेगा, जैसा वह कहेगा वैसा हम करेंगे। और बलवन या जो अन्य तुर्की सरदार थे, अमीर थे, वो उसके कहने पर वह सत्तानशीन हुआ था। और सत्तानशीन होने के बाद उसी के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों को, उस जैसे ऐतिहीन बहराम शाह के समय था, वैसे किशलू खां के समय ये लोग थे। और बाद में ये लोग चले आए, रिहान आ गए, बलवन आ गए। तो बलवन की सत्ता उसी तरह से चल रही थी। उसी तरह से लोग बलवन के महत्वाकांक्षा को, उसके व्यक्तित्व को, उसके षड्यंत्रों को के साथ चल रहे थे। चूंकि तुर्क चालीसा में बलवन भी था, तो अधिकांश तुर्क इसके बढ़ते हुए प्रभाव से ईर्ष्या भी करने लगे थे। 1249 में इसको उलुग खां की जब उपाधि मिली तो ईर्ष्या और बढ़ गया। लेकिन एक जबरदस्त इसके साथ फायदा यह था कि यह तुर्की अमीर था, चालीसा के दल का था और भारतीय मुसलमान नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मसूद शाह के समय में बलवन ने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र किया, तो नासिरुद्दीन महमूद से मिलकर मसूद शाह को शांति काल में भी अपदस्थ कर दिया गया। जबकि बहुत ये स्थितियां ये थी कि 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था, उसके बाद 1242 में मसूद शाह आया, 1245 में फिर मंगोल आक्रमण हुआ था। और मंगोल आक्रमण के समय इसी बलवन ने जिस तरह के साहस शौर्य का परिचय दिया था कि इस मुल्तान, हांसी, कच्छ इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे और इसका वर्चस्व बढ़ गया था। इसकी ईर्ष्या उसी तरह से तुर्की जो अमीर थे, तुर्क सरदार थे, इससे ईर्ष्या जरूर करते थे, लेकिन ये काफी चतुर, होशियार और
प्रशासकीय गुणों के साथ युद्ध शौर्य भी यह रखता था व्यक्ति। जब नसरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर इसने मसूद शाह को अपदस्थ किया और उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। उस समय नसरुद्दीन महमूद मात्र 17 वर्ष का शासक था। अब चूंकि कोई भी व्यक्ति, जब किशोर मसूद शाह के समय में कोई भी वजीर, आप इस चीज को समझिए कि 3 या जो उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा उसमें 3 महत्वपूर्ण अवयव है। एक सुल्तान, दूसरा वजीर और तीसरा ये तुर्क अमीर। सुल्तान मनसांगत बनना चाहता है, ये वजीर उसको अपने अंदर में लाना चाहता है। चूंकि उत्तराधिकार का नियम है कि इल्तुतमिश के द्वारा इतना कंसोलिडेट नियम बनाया था कि कोई भी वंश का ही उसका ये होगा, लेकिन वह सत्ता ले लेता था और सत्ता लेने के बाद एतकीन की तरह, किशुनु खां की तरह कहीं कहीं हम 52-53 को छोड़ दें, 1252-53 को अगर छोड़ दें तो बलबन भी उसी तरह सत्तासीन हुआ था या सत्ता करता था। कहने को मसूद शाह थे और कहने को फिर नसरुद्दीन महमूद आए गद्दी पर। अब नसरुद्दीन महमूद 17 वर्ष का व्यक्ति था। हमने आपको कहा कि सुल्तान खुद ताकतवर बनना चाहता था, वजीर खुद सत्ता का सुख प्राप्त करना चाहता था, और जो ये अमीर तुर्क थे ये हमेशा अपने मनपसंद के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहता था। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वजीर अगर बैठता था गद्दी पर तो ये तुर्क सभी उसका विरोध करते थे या तब भी वे विद्रोह के समय उसके साथ रहते थे। तो इस बात को समझना आपको पड़ेगा कि यह जो नसरुद्दीन महमूद 46 और 65 के बीच शासन कर रहा है, लंबा शासन है इसका, करीब 18 वर्षों का, 18-19 वर्षों का इसका शासन है, 20 वर्षों का। तो ये शासन कर रहा है। तो इस्लामी इतिहासकार इस्लामी लिखता है कि यह अपना राज दरबार में कोई वक्तव्य भी बिना अमीरों की सहायता से, उन तुर्कों के सहायता से कोई वक्तव्य भी नहीं दे सकता था। ये हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, हाथ पैर भी इसको पूछ के हिलाना था। और ऐसा वह इसलिए करता था कि उसने देखा कि इल्तुतमिश के बाद चाहे रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया के समय बहराम शाह, मंसूर शाह सबकी हत्या कर दी गई, हमारी भी हत्या कर दी जाएगी। यह भी चाहता था कि हम सुल्तान के पद पर बने रहें और हमारी हत्या भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में नासिरुद्दीन महमूद काफी संभल कर चलने वाला व्यक्तित्व रहा। अब हम आपको नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन की उपस्थिति और बलबन के कार्य शैली और उसके अधिकार और प्रभाव को भी 2 शब्दों में बतलाना चाहते हैं। वस्तुतः मिहनाज कहता है कि 1252-53 छोड़कर 7 अक्टूबर 1249 को इसको उलुग खां की पदवी मिली और 52-53 को छोड़कर 20 बरस क्या व्यक्ति वजीर के पद पर, आमिर हाजिब के पद पर और आसिम मुल्तान ये सबके गवर्नर के रूप में दिल्ली में यह व्यक्ति अपने प्रभुत्व को कायम करता रहा। और सारे उन प्रशासकीय अनुभवों को, सारे वो युद्ध के जो परस्पर विरोधी 3 व्यक्तित्व थे, खां, मलिक और भारतीय मुसलमान, उसके संदर्भ में यह काफी बारीकी से इसने अनुभव प्राप्त किया था। और तब नासिरुद्दीन महमूद के समय में यह
उसका सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व रहा। लेकिन वामन तिरपन ये जो बलबन है, अभी हम बलबन का जो 1252-53 में बलबन 1252-53 में बलबन को ये रिहान जो भारतीय मुसलमान था या उसके प्रभाव से फिर इसको हंसी की तरफ भेज दिया गया, फिर बाद में इसको बदल दिया गया। लेकिन षड्यंत्र में 52-53 के बाद फिर ये कुतुबुल खां जो था रिहान का समर्थक, खान परिवार में अमीर तुर्कों में, वो उसकी हत्या कर दी गई, रिहान की हत्या कर दी गई। और फिर 53 के बाद ये 65 तक जब तक नसीरुद्दीन महमूद रहा, यह सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा। तो इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी। नासिरुद्दीन महमूद से ही बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी और इस शादी के बाद यह संबंध और प्रगाढ़ हो गया। और तब बलबन वास्तविक रूप से 9 महीने 8 महीने छोड़कर 7-8 महीने छोड़कर 46 से 65 तक नासिरुद्दीन महमूद के बदले वजीर शासन करता रहा। और फिर इस 1266 से हम अगले क्लास में, इसीलिए आपको बतलाना चाह रहे थे ये सब, कि अगले क्लास में हम आपको बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। और (1266 से 65-66 से 1287) यह सुल्तान के रूप में 1266 में आ गया, यानी 20 वर्ष के लगभग ये वजीर के रूप में और 20 वर्ष सत्ता में। जिस समय यह सत्ता में आया था उस समय भी इसकी उम्र 50 से ऊपर थी। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह बलबन की प्रारंभिक समस्याएं, तो उन समस्याओं का जिक्र हमने एक एरियल ग्राफिंग करके आपको बताया कि जितने चारों शासक थे, चारों की हत्या कर दी गई थी, चारों का ये किया गया था। तो नासिरुद्दीन महमूद इससे सतर्क रहना चाहता था। फिर बलबन से इसका संबंध भी हो गया और बलबन की बेटी से इसने शादी की भी कर ली और बाद में बलबन वजीर के रूप में भी बहुत शक्तिशाली इस ममलूक वंश को बनाया। बलबन भी चूंकि चालीसा का था, तुर्की का था, तो इसने अपने को अफरासियाब वंश का बतलाया। और इक्ता के बारे में जो आपको बतलाए वह निजामुल मुल्क की किताब सियासतनामा में इक्ता पर एक अच्छा क्लियर आपको कंसेप्ट मिलेगा उसके, क्योंकि इक्तादारी प्रथा या इक्ता से क्या समझते हैं, कभी कभी इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, या उसको उस व्यवस्था को समझना जरूरी है जो तुर्कों से लिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बलबन के बारे में बतलाएंगे। धन्यवाद।